अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद शफीक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है कि हम जब किसी भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम जो है वो उस इफेक्ट को, स्ट्रेस को क्या करेगा, मिनिमाइज करने के लिए फिर उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या हुई? इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड on a system at equilibrium position, then system will act in such a way as so as to nullify as far possible the effect of that stress। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस के रिजल्ट के तौर पर जो भी चेंज आएगी, जो इफेक्ट होगा उस सिस्टम के ऊपर, उस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए फिर सिस्टम जो है वो एक्ट करेगा। ठीक हो गया? तो सिस्टम हमारे पास है एक्चुअली जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लगाते हैं, केमिकल रिएक्शन लगाने के बाद रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू होता है और एक कंडीशन आती है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो मेंटेन हो जाता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो, या कह लें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। बाजार हमें लगता है कि रिएक्शन हो नहीं रहा, लेकिन रिएक्शन हो रहा होता है और वो उस कंडीशन को हम कहते होते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में क्या होगा कि उस केस में जो रिएक्शन है वो नॉर्मल कंडीशन में अपनी चल रहा है। अब उस केस में हम ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो फिर सिस्टम क्या करेगा, दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। या क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करवाएगा या रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन में प्रोसीड करवाएगा। कुछ भी करेगा, उस इफेक्ट को, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब वो जो है स्ट्रेस अप्लाई हम करेंगे कैसे, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। हम किसी भी तरह से स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जिससे जैसे हमें बेनिफिट है हम उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम चाहेंगे उसको शिफ्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर हम फर्ज किया पहले कंसंट्रेशंस की बात करें कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस चेंज करें तो उसका फिर इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसके ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशंस चेंज करें तो उसका इफेक्ट क्या होगा। कंसंट्रेशंस चेंज करें मींस कि जो हमने रिएक्शन लगाया हुआ है और रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंच गया है, अब हम क्या करेंगे, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनके कंसंट्रेशंस में चेंज कर देंगे, या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। इसके लिए हम एक जनरल सा रिएक्शन लिखते हैं। बिस्मथ ट्राइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या हमारे पास, बिस्मथ हाइपोक्लोराइड और प्लस HCl बनेगा। अब देखें इस केस में जो है बिस्मथ ट्राइक्लोराइड रिएक्ट किया वाटर के साथ, बिस्मथ हाइपोक्लोराइड, और बना हमारे पास जो है ये HCl। ये जो है हमारे पास सॉलिड बनता है, वाइट इसके कलर होता है, वाइट हमारे पास ये सॉलिड बनता है और ये कंपाउंड है, और ये हमारे पास HCl बनता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब इसकी वजह से इसके जो बिस्मथ हाइपोक्लोराइड बना है और इसकी फॉर्मेशन की वजह से, और जो हमने वाटर उसमें डाला है उसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से, मींस हाइड्रोलिसिस और फॉर्मेशन ऑफ बिस्मथ हाइपोक्लोराइड, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है या सोल्यूशन का जो कलर होगा वो हमारे पास क्लाउडी हो जाएगा। क्लाउडी कलर हो जाएगा इस केस में। जब क्लाउडी कलर हो जाएगा तो ये मतलब इसका क्या है कि इक्विलिब्रियम जो है अटेन हो गया है, केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना काम करेंगे कि कंसंट्रेशन चेंज करेंगे या रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की। अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाल दें, पहले ही हम इसमें करते हैं कि प्रोडक्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl
ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl के इसमें कुछ अमाउंट डाल देते हैं तो क्या होगा कि हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो HCl है वो किस में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट्स में HCl प्रेजेंट है, ऊपर से हमने और HCl की कुछ अमाउंट डाल दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ज्यादा होगी है। अब जब जैसे हम HCl के कुछ स्मॉल अमाउंट डालेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स में जो HCl है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है। फिर सिस्टम क्या करेगा, इस HCl की कंसंट्रेशन को जो इंक्रीज हुई है उसको डिक्रीज करके इक्विलिब्रियम पोजीशन दोबारा अटेन करने के लिए क्या करेगा, फिर उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा HCl की कंसंट्रेशन को। और डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, फिर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की बजाय रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड करवाएगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। सिस्टम क्या करेगा, फिर हमारे पास इसमें सिस्टम जो है वो, या कह लें कि रिएक्शन जो है वो, सिस्टम क्या करेगा, रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन will proceed to attain equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने के लिए जो है वो रिएक्शन जो है वो फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और दोबारा हमारे पास जो है क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड वाटर का जो सोल्यूशन था, क्लियर सोल्यूशन दोबारा हमारे पास अटेन हो जाएगा। इसने क्या किया कि HCl डालने से सिस्टम ने क्या किया कि उसको नलिफाई करने के लिए रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना शुरू कर दिया और क्लाउडी सोल्यूशन से हमारे पास क्लियर सोल्यूशन बन गया। अब उसके सेकंड केस जो है, ये हमने HCl की कंसंट्रेशन चेंज की थी। अगर हम वाटर की अमाउंट और डाल दें, सेकंड जो है, अगर हम इफ वी ऐड some amount of water, then अगर हम अब वाटर की कुछ अमाउंट डाल देते हैं, पहले हमने क्या किया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज की थी, अब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। अगर हम वाटर ऐड डाल देंगे, एक्स्ट्रा और वाटर डाल देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्टेंट्स में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इक्विलिब्रियम तो इस कंडीशन में भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो वही है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब क्या होगा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो ज्यादा होगी। अब सिस्टम जो है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करवाएगा ताकि जो वाटर है वो बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाए, ताकि जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है उसको कम करके इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेके आए। अब दोबारा क्या होगा कि ये वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास 12 जो क्लाउडी सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस केस में क्या होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कि हमने पहले HCl की कंसंट्रेशन चेंज की थी जो कि प्रोडक्ट्स में है, हमने इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो ओवरऑल अमाउंट थी हमारे पास का जो ओवरऑल वो चेंज हो गई, जिसकी वजह से सिस्टम ने क्या किया कि इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करवाया और HCl की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हुई थी उसको क्या किया, कम करके इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेके आए। सेकंड हमने क्या किया, हमने वाटर डाल दिया और हमने अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज की, हमने वो वाटर डाला, जब वाटर की कुछ अमाउंट डाली तो वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी वजह से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अब सिस्टम क्या करेगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस को कम करने के लिए रिएक्शन को फिर क्या करेगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब इसको कम करने के लिए ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। तो इस सारी डिस्कशन से कंक्लूड हम क्या करेंगे, कंक्लूजन इसका क्या निकला, कंक्लूजन ये है कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस रिमूव करें, कुछ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस कुछ अमाउंट हम रिमूव करें, या हम प्रोडक्ट्स में कुछ कंसंट्रेशंस ऐड करें, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, इफ we add some amount of
प्रोडक्ट्स आर रिमूव सम रिएक्टेंट्स। या तो हम क्या करें, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कम करें, उसको डिक्रीज करें, तो रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या जाएगा, वो रिवर्स रिएक्शन में जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन वेल प्रोसीड। सेकंड जो है वो ये है कि अगर हम क्या करें, सम अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट्स की ऐड करें, सम अमाउंट ऑफ add and some amount of is removed। रिएक्शन जो है वो well proceed in reverse direction। अगर हम क्या करें, या हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें और रिएक्टेंट्स डाल दें, या हम प्रोडक्ट है उसमें से कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कुछ निकाल लें, उसके कंसंट्रेशन को कम कर दें, तो दोनों केसेस में क्या होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फर्स्ट किया हमने प्रोडक्ट निकाले हैं, तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, फिर रिएक्शन क्या करेगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, फिर रिएक्शन उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कम हुई है उसको पूरा करने के लिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन और ऐड कर देते हैं, तो जिससे क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस केस में भी कम हो जाएगी, तो फिर भी रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो पहले वाला केस क्या था कि अगर हम क्या करें, इफ वी ऐड सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर हम प्रोडक्ट्स से कुछ अमाउंट डालें, जैसे हमने HCl की डाली थी, जिससे क्या हुआ था कि प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए थे, रिएक्टेंट्स कम हो गए थे, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। या हम क्या करें, फिर रिएक्टेंट्स निकाल लें, तो इस केस में भी रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। अब हमने इसके देख लिया कि चेंज इन कंसंट्रेशन है, उसका इफेक्ट क्या है सिस्टम के ऊपर, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर उसका इफेक्ट क्या है। जैसे हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट्स की करें चाहे वो प्रोडक्ट्स की करें, तो फिर उसको नलिफाई करने के लिए, दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने के लिए वो सिस्टम जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट करेगा। अब अगर हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से निकालते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर हम रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से निकालते हैं तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड जो इफेक्ट है हमारे पास इसमें वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज करते हैं, जो हमने रिएक्शन लगाया हुआ है रिएक्शन मिक्सचर का, तो फिर उसके ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा। सेकंड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करें तो फिर इफेक्ट क्या होगा। अब इस प्रेशर और वॉल्यूम की कंसिडरेशन से या उनकी वैल्यू से हम चेंज करके हम अगर स्टडी करना हो कि इसका इफेक्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या है, तो हमें इसके लिए जो है दोनों रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स, तीनों चीज़ें जो है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए। रिएक्टेंट्स भी गैस हों और जो उससे उनसे प्रोडक्ट बने वो भी गैस हो, पहली कंडीशन। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं। पहली, रिएक्टेंट्स एंड शुड बी गैस, ये गैसेस। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड ये है उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब है
कि अगर हम रिएक्टेंट्स जो हमारे पास हैं, फर्स्ट किया वो 4 मोल हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे पास बने हैं वो भी 4 मोल बनते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्टेंट्स अगर हम 4 मोल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, फिर उस इफेक्ट को स्टडी करना जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को स्टडी करना आसान होगा। इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं SO2 प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है SO3, ठीक होगा। अब ये रिएक्शन हमने कंसीडर किया, इस केस में जो है हमारे पास SO2 ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये हमारे पास जो बना है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी गैस है, ठीक होगा। अब इस केस में देखें, पहले पॉइंट हमारे पास जो है कंडीशन जब वो फुलफिल होगी कि हमारे पास सारे हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में हैं। सेकंड ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अनइक्वल, दोनों वो है वो सेम नहीं है। कैसे, इसमें देखें SO2 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल, टोटल कितने हो गए रिएक्टेंट्स 3 मोल्स और प्रोडक्ट कितना बना है 2 मोल्स। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है वो 2 मोल है, इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की वो हमारे पास क्या है वो 3 मोल्स है। दोनों कंडीशंस हो गई फुलफिल। अब स्टडी करते हैं कि इसका ऊपर इफेक्ट हो, अगर हम प्रेशर चेंज करें या वॉल्यूम चेंज करें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं रिएक्शन मिक्सर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, एक तो पहले इस इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास अटेन हो गया है इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हुआ है और इस केस में पहले ही हमारे पास जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हुआ था, जो हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन है, ओवरऑल रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, ओवरऑल सोल्यूशन जो था मिक्सचर जो था उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो आस्ता आस्ता वॉल्यूम जो डिक्रीज हो गया। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हुआ है उसका जो वॉल्यूम है वो लेस देन है देन दैट ऑफ ओरिजिनल रिएक्टेंट्स जो हमने शुरू में लिए थे हमारे पास, उससे कम है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन का जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो लेस होगा देन दैट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक हो गया पहली बात। सेकंड, अगर हम इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, अब प्रेशर अप्लाई करते हैं, इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन सिस्टम, अब जब हम सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे इससे क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम है वो और डिक्रीज हो जाएगा, जो है सॉल्यूशन जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो और डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, फिर जो सिस्टम होगा वो रिएक्शंस को फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड करवाएगा ताकि जो इसकी जो लेस अमाउंट बनी है, जो उसकी जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम बनी है, उसका जो वॉल्यूम कम है उसको फुलफिल किया जा सके, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाया जा सके। इसका ओवरऑल हमारे पास कम हुआ है, ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका कम है और इनका ज्यादा, हमारे पास जो है वो ओवरऑल जो है वो वॉल्यूम कम हो गया है। अब अगर और प्रेशर अप्लाई करके कम करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन सिस्टम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट will decrease, will more decrease, डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन जो है वो रिएक्शन will proceed in forward direction, ठीक हो गया। इस केस में हमने दोनों देख रही है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि उस इफेक्ट को फिर वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। सेकंड ये है, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर कम करते हैं तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो रिएक्शन क्या कर जाएगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इफ वी डिक्रीज pressure, volume of product will increase and reaction जो है हमारे पास वो will proceed in reverse direction,
फिर रिएक्शन क्या होगा, वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। पहली बात ये है कि हमने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर हमने क्या किया, पहले बात यहां से, इफ यू अप्लाई प्रेशर ऑन सिस्टम वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट वेल मोर डिक्रीज, और कम हो जाएगा, पहले कम था और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, उसको इंक्रीज कर सके और एक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो दोबारा अटेन कर सके। उसके बाद सेकंड, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें, प्रेशर कम करते हैं इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जिससे क्या होगा कि इसका वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ताकि जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसको मिनिमाइज करके एक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेके आए। ठीक हो गया, ये फैक्ट था हमारे पास, फैक्ट ऑफ चेंज इन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑन द एक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर इफेक्ट क्या है इसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का। ठीक हो गया। अब थर्ड फैक्ट है, इसमें हम देखते हैं, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लगाएं तो केमिकल रिएक्शन जो है वो मोस्टली केमिकल रिएक्शन स्लोली प्रोसीड होते हैं। हम क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कैटलिस्ट डाल देते होते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी प्रोसीड हो जाए और जो हमारा टाइम जो है वो बच जाए। हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं। कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, अब जो है इफेक्ट ऑफ चेंज या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये थर्ड फैक्ट है। मैंने क्या बताया था कि हम रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए, फास्टली प्रोसीड करवाने के लिए और जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करते होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते होते हैं, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स की वो कम कर देते हैं। रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा तो हमारे पास जो रिएक्शन वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, या रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होगा, हमारे पास जो हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम कैटलिस्ट डालेंगे, व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट, it decrease activation energy of reactants की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर देते हैं, ड्यू टू विच इक्विलिब्रियम पोजीशन is attained फास्टली, मतलब जल्दी जो है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो जल्दी अटेन हो जाता है, रिएक्शन फास्टली प्रोसीड होता है, हमारा टाइम जो था वो सेव हो जाता है। ये था फैक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या फैक्ट है, ठीक हो गया। अब हम सेकंड जो है इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे, फैक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, और फिर इसके ऊपर हम देखेंगे हमारे पास जो है लास्ट में जो क्वांटिटेटिव चेंज इन, हम अगर वॉल्यूम में चेंज करें क्वांटिटेटिवली तो फिर उसमें जो इफेक्ट होगा उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इसमें फोर्थ ये है वो है फोर्थ इफेक्ट कौन सा है, इफेक्ट ऑफ चेंज या क्वांटिटेटिव चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में क्वांटिटी चेंज करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब हम क्वांटिटेटिवली वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। जब वॉल्यूम चेंज इसके लिए हम जो एग्जांपल लेंगे कंसीडर करते हैं वो पीछे वाले एग्जांपल हमने पहले की थी कि जो हमारे पास SO2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है हमारे पास SO3, ये इसके 2 बनते हैं मोल्स और इसके 1 मोल, इसका भी हमारे पास 2 मोल्स जी, ठीक हो गया।
अब इसको स्टडी करने के लिए इसके ऊपर वॉल्यूम क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या है वॉल्यूम का, उसके बाद हम प्रेशर का देखेंगे, फिर वॉल्यूम का इसके ऊपर इफेक्ट देखने के लिए हमें इसकी केसी वैल्यू जो है हमारे पास, केसी एक्सप्रेशन जो है वो हमें लिखनी पड़ेगी। अब केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, हमारे पास इसकी केसी एक्सप्रेशन जो आएगी वो है 4x का स्क्वायर v ओवर a माइनस 2x का स्क्वायर b माइनस x। अब ये इक्वेशन कैसे आई, यहां से अगर हम लें इनके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस, अगर ये हम a लें, इसको कंसिडर करें a, ये b और ये 0 होगा जब t इज इक्वल टू हमारे पास 0। ठीक हो गया। सेकंड केस में जब हमारे पास t इज इक्वल टू t, कोई भी टाइम है वो हमारे पास जब प्रोसीड हो जाएगा 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड जितना भी टाइम होगा प्रोसीड होगा, उस टाइम हमारे पास जब t इज इक्वल टू हमारे पास t1 होगा, तो इस केस में क्या होगा, तो a माइनस 2x b माइनस x होगा और यहाँ पे हमारे पास 2x ये बनेगा। ठीक होगा, ये हमारे पास 2x क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं इसलिए हमारे पास 2x। अब ये हम लिखेंगे इसकी केसी वैल्यू लिखेंगे, जब ये एक्सप्रेशन कैसे है हम वो देख रहे हैं। अब केसी लिखेंगे तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स और नीचे रिएक्टेंट्स। अब इनको जो है टोटल इनका वॉल्यूम जो है हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम उस पर भी डिवाइड करेंगे, टोटल उस ओवर v हमारे पास आएगा, यहाँ पे भी ओवर v आएगा। ठीक हो गया, टोटल वॉल्यूम पे हमने डिवाइड किया, वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, जो प्रोडक्ट की हमारे पास 2x, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे जो है हमारे पास 2x ओवर v आएगी इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है यहाँ पे ये वाला। उसके बाद रिएक्टेंट्स, फर्स्ट हमारे पास a माइनस x 2x ओवर v इसका स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है SO2 हमारे पास 2 हैं। सेकंड जो है वो b माइनस x ओवर v। ठीक हो गया, ये आगे इसकी एक्सप्रेशन। अब इसको हम सॉल्व करें, क्या आएगा, ऊपर स्क्वायर लें, हमारे पास 4x का स्क्वायर v का स्क्वायर ओवर नीचे ये हमारे पास a माइनस 2x, अगर इसको लिख लें ऐसे तो नीचे इसको निकाल लें v का स्क्वायर और उसके बाद फिर यहाँ पे b माइनस x ओवर v। ठीक हो गया, अब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, इस केस में जो है ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट। कैंसल आउट होने के बाद ये जो v है थर्ड डिवाइजर है, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है कि vx स्क्वायर 4x स्क्वायर v ओवर a माइनस 2x का स्क्वायर और उसके बाद b माइनस x। ठीक हो गया, ये एक्सप्रेशन वो वाले आगे जो हमने निकाली है। इसको एक्सप्रेशन कैसे निकालते होते हैं, जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैसी एक्सप्रेशन लिखनी हो तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया इसके हमने एक्सप्रेशन लिखी कैसे है ये वाली। आप इस केस में देखें कि जो है इस केस में यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो गया है और हमने केसी वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने वो एक्सप्रेशन जो है वो हमने ये लिख ली है। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कह लें कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उस केस में जो है के सी की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर और v दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट कितने बढ़ रहे हैं और ओवरऑल वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो कितना है, मिक्सचर का सोल्यूशन कितना है, v क्या है मिक्सचर का सोल्यूशन ओवरऑल वॉल्यूम जो है, और x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं। अब इस केस में अगर हम चेंज करते हैं वॉल्यूम की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे। जैसे ही हम वॉल्यूम की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इस केस में देखें जब वॉल्यूम चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होगा तो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए फिर क्या होगा, x को जो है वो कम होना पड़ेगा, x को कम होना पड़ेगा अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो देखिए अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब। ठीक हो गया, वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम को वापस उसकी असल हालत में या इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस मेंटेन करने के लिए, अटेन करने के लिए क्या होगा, x को कम होना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज x द वैल्यू ऑफ x has to be decreased। x की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, वो
एक्स को डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि जो वॉल्यूम जो है जो वो उसके जो इफेक्ट है उसके जो चेंज हुआ है वॉल्यूम के चेंज की वजह से इफेक्ट है उसको नलिफाई करने के लिए उसको मिनिमाइज करने के लिए एक्स को भी डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो दोबारा अटेन हो जाए। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास था प्रेशर, हमने वॉल्यूम चेंज करें तो ये इफेक्ट क्या होगा। सेकंड जो है अगर हम तो इस केस में क्या होगा फिर कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो अगर हम वॉल्यूम चेंज करें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद जो है जब एक्स को भी डिक्रीज होना पड़ा तो रिएक्शन जाएगा किस डायरेक्शन में, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम जब वॉल्यूम डिक्रीज किया वॉल्यूम इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास जो है रिएक्शन मिक्सचर जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। इसका मतलब क्या है एक्स की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। इस तरह इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम को वापस उसकी कंडीशन पे लाने के लिए एक्स को डिक्रीज होना पड़ेगा। एक्स क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा दोबारा जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन करने के लिए। तो जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो एक्स को डिक्रीज होना पड़ेगा और रिएक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन will proceed in reverse direction, रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा ताकि जो है वो दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन हो जाए। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हुई थी वॉल्यूम चेंज करने से वो दोबारा अटेन हो जाएगी। अब सेकंड केस में देखिए ये तो हमने पढ़ लिया वॉल्यूम का क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या है। अगर सेकंड देखेंगे तो प्रेशर का क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या है। प्रेशर के में हम एग्जांपल ले लेते हैं PCl5 की, क्या बनेगा PCl3 + Cl2। अब इसकी हम केस ही लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी x² / Va - x आएगी, यही आएगी ना। यहाँ पे इसका भी x हमारे पास, यहाँ पे भी x है तो ये दोनों क्या हमारे पास x² आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे KC ये दोनों प्रोडक्ट्स और नीचे रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी x/V x/V, यहाँ पे हमारे पास A - x/V। ठीक हो गया। अब क्या होगा ये एक V कैंसिल हो जाएगा, बाकी दूसरा V जो है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर x² बन जाएगा, नीचे -A - x है। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो KC की आ जाएगी। अब इस केस में भी जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमें क्या होगा हमारे पास एक्स की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन जो है हमारे पास इस केस में देखें तो रिएक्शन डिक्रीज होगी तो उसको फिर इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो तो जो है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोबारा अटेन किया जा सके। ठीक हो गया। आखिरी हमारे पास इफेक्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है वो टेम्परेचर के इफेक्ट क्या है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो उसका इफेक्ट क्या है। फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन से रिएक्शंस को वो फेवर करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करेगा या एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करेगा। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को हम करें डिक्रीज, जो है डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इंक्रीज इन टेम्परेचर
ये क्या करेगा, फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक हो गया। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, सोल्यूशन का रिएक्शन मिक्सचर हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन मिक्सचर का अगर हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर में इंक्रीज उसको एंडोथर्मिक में कन्वर्ट कर देगा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी एग्जांपल देखें हम, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है ये जो है वाटर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ H2 बनेगी, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस केस में जो है हमारे पास -41.8 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट रिलीज होगी। ठीक हो गया। अब ये एक्सोथर्मिक है। अब इस केस में देखेंगे अगर हम क्या करें कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है, टेम्परेचर जो है वो इतना रिलीज हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। अगर हम क्या करें कि ये जो हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ये हीट को क्या करें, इस टेम्परेचर को, हीट को हम रिमूव कर दें। जब हम इस टेम्परेचर को, हीट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल सोल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। अब टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, वो सिस्टम जो है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है, इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ताकि वो जो हीट लॉस हुई है, हीट कम हुई है, रिएक्शन मिक्सर की टेम्परेचर जो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, उसको इंक्रीज कर सके और इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेके आ सके। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड हुआ। तो इसलिए हमने पहले पॉइंट यहाँ पे लिखा था, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कि हमने जैसे ही ये जो हीट रिलीज हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था, जैसे ही हमने ये हीट रिमूव कर दी, यहाँ पे जो हीट कम कर दी, टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होना शुरू हो गया। तो रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन वेल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जो कि क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक है। ठीक हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा। सेकंड केस है, ये हमारे पास फर्स्ट था। सेकंड जो है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को अगर हम और इंक्रीज कर देंगे, पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद हम अगर और उसको जो टेम्परेचर और इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर और दे दें, तो इससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम फिर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर उस रिएक्शन को, सिस्टम को एंडोथर्मिक रिएक्शन कराना पड़ेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है या ऊपर से एक्स्ट्रा हीट दी गई है, उसको ऐड की गई है रिएक्शन मिक्सचर में, उसको यूटिलाइज किया जा सके और इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेके आ जा सके रिएक्शन को। इस केस में क्या होगा, फिर जो है इस केस में एंडोथर्मिक या रिएक्शन जो है वो, इस केस में रिएक्शन फिर रिवर्स में जाएगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन जो है हमारे पास वो कौन सा है, एंडोथर्मिक है। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक है और ये एंडो है। ठीक होगा। रिएक्शन या कह लें कि एंडोथर्मिक रिएक्शन विल अकर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सा है, रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। दोबारा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एक्स्ट्रा हीट जो हमने ऐड की थी, क्वांटिटी ऑफ हीट, वो दोबारा यूटिलाइज होके दोबारा जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन वो अटेन हो जाएगा। अब इसमें हमने देख लिया एंडोथर्मिक का भी और एक्सोथर्मिक का भी देख लिया। उसके बाद जो है
टेम्परेचर का इफेक्ट सोलबिलिटी के पे भी होता है कि हमने देखा था कि सोलबिलिटी या वो अगर कोई चीज़ सोलबल है किसी चीज़ में सोल्यूशन के अंदर, वो किसी हद तक सोलबल होती है, उसके बाद अगर हम उसको टेम्परेचर और इंक्रीज कर दें तो उसकी सोलबिलिटी या वो और इंक्रीज हो जाएगी।